दोस्तों, आज की कहानी है अजी सुनते हो पतिदेव। जरा इधर तो आना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अजी सुनते हो। अचानक प्रभाकर जी ने सविता जी को आवाज लगाई। सविता दोनों बहुओं के साथ रसोई घर में थी। ससुर प्रभाकर की आवाज सुनते ही दोनों बहुएं मुंह नीचे करके हंसने लगी। सविता जी भी इतना तो समझती ही थी कि दोनों बहुत हंस रही थी। हिचकते हुए सविता जी बड़ी बहू रीमा को बोली, जा देख तेरे पिताजी को क्या चाहिए, आप भी पूछ लीजिए ना। मम्मी जी, रसोई का तो काम हम संभाल ही लेंगे, छोटी बहू निमी ने कहा। थोड़ा गुस्से से सविता जी ने निमी को आंख दिखाई तो वह चुपचाप अपने ससुर जी के पास चली गई और 2 मिनट के बाद वापस आकर बोली, मम्मी जी, बाबूजी तो आप ही को बुला रहे। गुस्से में मुंह बनाते हुए सविता जी बोली, इनको मुझसे ऐसा क्या काम आ गया जो मुझे ही बताना है। कहते हुए जैसे ही रसोई घर से निकली तो दरवाजे की तरफ मुड़ी तो सामने प्रभाकर जी खड़े थे। ये देखो, ये डाकिया तुम्हारे नाम का पत्र गया है और मैं सैर करने जा रहा हूँ, 1 घंटे तक लौटूंगा। कहते हुए पत्र सविता जी को थमाया और बाहर निकल गए। सविता जी हक्की बक्की पत्र को देख रही थी। पत्र के बाद सिर्फ सविता जी का नाम लिखा था, ना तो कोई पता लिखा था। ये पहुंचा कहाँ से? दोनों बहुओं की स्थिति को जानते हुए उन्होंने पत्र अपने कमरे में रख दिया और काम करने लगी। छोटी बहू निमी बोली, मम्मी जी, हमें भी तो अब कचौरियाँ बनानी आती हैं, आप आराम से बैठो, मैं चाय बनाती हूँ, आप चाय पीजिएगा बस। यही तो सविता जी भी चाहती थी कि किसी तरह थोड़ी देर के लिए रसोई से फुर्सत मिले तो जाकर देखे ये है पत्र है किसका। जल्दी से अपने कमरे में गई, अपनी नजर का चश्मा मेज से उठाया, लगाया और बैठ गई और पत्र को खोलने लगी। जैसे ही खोला तो उसके अंदर से गुलाबी रंग के कागज में कुछ लिखा हुआ था। पहली पंक्ति पढ़ते ही सविता जी का दिल धड़क उठा और चेहरे पर ये शर्म की लालिश आ गई। पेरे सावी सावी नाम पढ़ते ही सविता जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उन्हें याद आ गया कि नवविवाहिता सविता जी का प्रभाकर जी ने यही तो नाम रखा था। आज कितने वर्षों बाद उस नाम को पढ़कर ऐसा लगा जैसे प्रभाकर जी खुद बोल रहे हो। अब तो पत्र के एक एक शब्द मानो उन्हीं की आवाज में गूंजने लगे। धड़कते दिल से पत्र पढ़ना शुरू किया। प्रिय सावी, आज यूं तो हम दोनों एक साथ रहते, परंतु बहुत सी बातें मैं तुम्हें कह नहीं पाता। कहता हूँ भी हो तो तुम मुझे बेवकूफ़ समझकर टाल जाती हो। तो सोचा कि शब्दों के माध्यम से तुम तक अपने दिल की आवाज़ पहुंचा सकूं। यादें सावी, जब नई ब्याह कर आई थी तो देवर और 2 नंदों की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आ गई थी और इतने बड़े पूरे परिवार में मैं वक्त बिताने को कहाँ ही मिलता था। जब भी तुम्हारे पास आने की कोशिश करता तो एक छोटे से घर में इतने बड़े परिवार के सामने 1 घंटा भी फुर्सत का नहीं मिल पाता था। बस रात के कुछ क्षण होते थे जो हम दोनों के अपने होते थे, परंतु दिन में कभी हमने कोई रोमांचकारी पल बिताए ही नहीं। और फिर दोनों बेटे गोद में आ गए और जिम्मेदारियां बढ़ती गई और मैं भी दफ्तर के कामों में उलझा रहा। परंतु इस जीवन में तुमने मेरा बहुत साथ निभाया। सभी जिम्मेदारी तुम्हारी संयम और समझदारी के कारण ही मैं बखूबी निभा पाया।
तुमने मुझे पूरी जिंदगी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, परंतु जीवन की इस संध्या बेला में अब मेरी तुमसे कुछ शिकायत है। पहले तो तुम्हें माँ बाबूजी का डर होता था, फिर हमारे बच्चों का डर, और आजकल जब मैंने सोचा कि रिटायरमेंट के बाद तो हम दोनों अकेले में वक्त बिताएंगे, तो आजकल तो तुम्हें क्या हो गया? जब भी तुम्हें आवाज़ लगाता हूँ, अपने पास बहाने से बैठने के लिए बुलाता हूँ, तो तुम ऐसे डर कर रसोई में या कहीं और चली जाती, मानो कि हम कोई चोरी कर रहे हो। आखिर हमारे भी तो बेटा बहू हमारे सामने हाथों में हाथ डालकर घूमने जाते, तो क्या हो हम लोगों को एक साथ वक्त बिताने के लिए किसी की अनुमति लेनी होगी। याद है तुमको, पहले सावन में तुम्हें मैंने झूले पर झुलाया था, उसके बाद तो पता ही नहीं कोई ऐसी यादें। परंतु अब आंगन में बड़े बेटे मनोज ने इतना सुंदर झूला है, और उस दिन मैंने तुम्हें सबके सामने कहा चलो हम दोनों झूले पर बैठकर झूलते, तो तुम क्या बोले कि बुढ़ापे में चोट लग जाएगी। अब मुझे ये बताओ कि वह सोफे की तरह के झूले में कहाँ से चोट लगेगी। देखा था मैंने, बच्चे हंस रहे थे, परंतु क्या अब उनके डर से हम अपने उनके इन खूबसूरत पलों को बर्बाद कर दे। तुम्हें तो मेरे साथ शेयर करने जाने में भी शर्म आती है, और कहती हो कि मौला क्या कहेगा कि अब रिटायरमेंट के बाद बुढ़ा बूढ़ी हाथ में हाथ डालकर पार्क में आ जाती। आखिर कब तक तुम समाज के लोगों की और परिवार की परवाह करोगी? देख लेना, किसी दिन अचानक से ईश्वर का बुलावा आ गया तो पूरी जिंदगी बस एक दूसरे के साथ के लिए तरसते रहेंगे, और फिर रह जाएगी एक कसक की काश कुछ समय साथ बिता लिया होता जो पूरी जिंदगी नहीं बिता पाए थे। अरे पगली, यही तो कुछ दिन हंसते खेलते बिताने के लिए। अभी तो ईश्वर की दया से हमारे दोनों के हाथ पैर चलते, और बच्चों की भी तरफ से हमें कोई जिम्मेदारी बाकी नहीं है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। बाकी जैसा तुम ठीक समझो। तुम मुझसे वैसे भी बहुत समझदार हो, पर मैं तो चाहता हूँ जो जो अरमान हमने पहले पूरे नहीं किए वह इन दिनों पूरे थे। गोवा न सही, मियाँ बीवी हरिद्वार में ही डुबकी मार आएंगे, लेकिन एक साथ वक्त तो बिताएंगे। मुझे पता अभी मेरे शहर से लौटने पर तुम इस सिटी के लिए भी मुझे 10 बातें सुनाओगी और कहोगी कि बुढ़ापे में ऐसे प्रेम पत्र लिखते हुए तुमको शर्म नहीं आई, पर मैं क्या करता, तुम तो मेरी बात को सुनती ही नहीं है। बहू के आगे भी मेरी बात को काट देती हैं। चलो मेरी समझदार सावी, जो तुम्हें जैसा अच्छा लगता है तुम वैसा ही करो। तुम्हारा प्रभाकर पत्र पढ़ते ही सविता जी की आंखों में आंसू और मुस्कान दोनों ही थी। पता नहीं दुख और खुशी में दोनों का ही मिश्रण था, और उनके मन में बहुत सारी इस पत्र के कारण यादें ताजा हो गई थी। इतने में बाहर से प्रभाकर जी की आवाज आई, जो शायद शेर करके वापस आ गए थे। बहू, ये लो गरम गरम समोसे लाया हूँ सबके लिए, जल्दी से चाय बना दो। और मनोज और मयंक भी दफ्तर से आते ही होंगे। इतने में सविता जी कमरे से बाहर निकली और बड़ी बहू और निमी को आवाज लगाकर बोली, निमी, मेरी और अपने बाबूजी की चाय बाहर आंगन में दे दो। आज हम दोनों झूले पर बैठकर चाय पियेंगे। और अजी, सुनते हो, कल से मैं भी तुम्हारे साथ शाम को सैर पर चला करूंगी। डॉक्टर ने कहा है कि घुटनों के कारण थोड़ा चलना जरूरी है, और इसी कुछ समय पुरानी बातों को याद करते हुए बिता लेंगे। सविता जी ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रभाकर जी के चेहरे में मुस्कान थी और आंखों में शरारत, और मन ही मन सोच रहे थे, लगता है सिटी के शब्द मेरी सावी के दिल को लग गए। काश मैंने ये सिटी पहले ही लिख दी होती। चलो देर आए दुरुस्त आए। यही सोचते हुए मन ही मन मुस्कुराते हुए सविता जी का हाथ पकड़कर बाहर झूले की ओर बढ़ गए। इधर बड़ी बहू और छोटी बहू निमी हैरान होकर देख रही थी कि आज अचानक सासू माँ को हुआ क्या, जो उनका ऐसा बदलाव